Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा आवाज आ रहा है बेटा? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाँ जी, वेक्टर स्टार्ट करना है आज। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। ओके, तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेक्टर। बेटा फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सपोज कीजिए मैं आपसे बोलता हूँ यार हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो बेटा हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना हमने उस बॉडी को किस डायरेक्शन में पुश किया है। तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना। बिना डायरेक्शन के फोर्स का इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाता है। इसी तरह आप ले लो वेलोसिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं बॉडी बेटा आप सुन रहे हैं मुझे? Sir. Yes, sir. ओके तुम्हारे बेटा 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, है ना। मैं म्यूट कर रहा हूँ। मोबाइल से ज्वाइन करो फटाफट, अभी उसको ऑफ मत करो लेके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम बात करते हैं कि एक बॉडी है ना मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो बेटा इसमें है ना कभी कभी हमें इस बात की और रिक्वायरमेंट होती है कि वो बॉडी किधर मूव कर रही है।
उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो अगर हम सिर्फ उसकी स्पीड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते, तो ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है बेटा। ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन भी साथ में बता देते हैं तो बेटा फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बेटा एक और चीज मैं चाह रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे है ना, मुझे दिक्कत आ रही है। तो हम लोग आज से है ना, आज से ही कैमरा और ऑन रखेंगे हमारा। उसके लिए मुझे भी एक सेकंड डिवाइस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईपैड में आपको देख नहीं पाऊंगा। तो 2 मिनट लगेंगे। मैं भी सेकंड डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, इतने आप भी अपने कैमरा ऑन कर लो। सर सॉरी, आज मैं मीटिंग ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सर अभी हमने क्या किया। अच्छा, आप मुझे रीजन बताएंगे आप लेट क्यों हो गए थे? सर वो स्कूल की क्लास चल रही थी और सर थोड़ा सा मेरे को टाइम का याद नहीं रहा, तो मैंने 8:34 पे देखा कि टाइम क्या हो रहा है, इसलिए सॉरी। तो आपका स्कूल स्टार्ट हो गया आज से? हाँ सर, हो गया। तो टाइमिंग को लेकर भी दिक्कत आने वाली है ना बेटा? और भी कुछ बच्चों को टाइमिंग को लेकर कोई इश्यू है क्या? No, sir. नहीं है। चलिए, एक और बात भी करनी थी आपसे कि यार ये जो स्कूल मतलब टाइमिंग, क्या हम अपनी क्लास का चेंज कर सकते हैं क्या? हम 2-4 मिनट ले ही लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो क्या पॉसिबल है आफ्टरनून में 1 o'clock के आसपास? No, sir. Actually, उस समय मेरी स्कूल की क्लासेस रहती हैं। अच्छा, स्कूल की क्लासेस होती हैं। ओके। हाँ, टाइम तो ठीक है। वो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, मैंने कहा चलो एक बार डिस्कशन ही कर लें, शायद दिक्कत नहीं आए। तो अभी दिव्यंका का कैमरा ऑन है, ऋषित का कैमरा ऑन है। कुछ बच्चों को तो मैं पहली बार ही देखूंगा ना, तो यार देखना भी तो जरूरी है। मुझे पता तो लगे हम जिनको पढ़ा रहे हैं भाई कितने होनहार बच्चे हैं। तो आपके शक्ल, मुझे एक्सप्रेशंस, बेटा बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीचिंग में। टीचिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के एक्सप्रेशंस आल्सो, जो ऑनलाइन में थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे हैं। कि मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? आप टेंशन में आ जाते हैं या आपको खुशी, आपको हैप्पीनेस होती है, मजा आ गया यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, वो सब दिखना चाहिए। ज्यादा बड़ी क्लास होती है तो बेटा पॉसिबल भी नहीं है कि हम आप सब लोगों की शक्लें देख लें, पर अपनी क्लास में तो बच्चे कम है ना, तो हम कर सकते हैं। तो एक तो ऋषित का कैमरा अभी ऑफ है। श्रेया, थोड़ा सा कैमरे का एंगल सही करो बेटा, फेस नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा सा एंगल सही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट लेक्चर से और अच्छे से अरेंजमेंट कर लेना आप लोग।
दिव्यंका ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। मेधा काफी अच्छे से चेयर पर बैठकर, है ना, ऐसे नहीं कि हम बिस्तर पर पड़े पड़े क्लास देख रहे हैं। ऋत्विक का भी मुझे अच्छा लग रहा है। ऋत्विक थोड़ा अंधेरा हो रहा है रूम में। वत्सल गुड। सर वो पूरा लैम्प जला रखा है मैंने, लैम्प। ओके बेटा, वत्सल गुड बेटा, इक्वप होकर बैठे हो, है ना, वेरी गुड। ऋत्विक, गोयल वेरी गुड, अभी का गुड बेटा, ऋषित, सारे बच्चे अच्छे से बैठे हैं। चलिए तो मुझे अब सब लोग आप दिख रहे हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा था वेक्टर की। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है। फिजिक्स में बच्चा है ना, आज से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरी तरह से चेंज होने वाला है। आपको ये बहुत ही अजीब लगेगा कि बचपन से जो हम एडिशन कर रहे थे उसके अलावा कुछ नया सीखने वाले हैं आप। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 3 + 4 कितना होता है? 7। नो डाउट 7 होता है, यस। लेकिन बच्चों अगर मैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस को ऐड करूं तो दे मे नॉट बी इक्वल टू 7। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन। तो आपका एक पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट चेंज होने वाला है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है वेक्टर कि आप ना जब हायर क्लास मतलब 11th और 12th को डिटेल में डिस्कस करोगे ना, तो मुझसे ज्यादातर यही सुनोगे, अरे यार वेक्टर मत भूलो भाई, वेक्टर लगाओ यार, ऐसे ऐड मत करो, 3 + 4 7 नहीं करना। अब हमें देखना है वेदर दे आर वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, अगर स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं तो जैसा आप बचपन से ऐड करते आए हैं वैसा ऐड कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर एडिंग टू वेक्टर्स तो बच्चों आपको उनकी डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। सपोज अगर हम किसी बॉडी पर 2 फोर्स अप्लाई करते हैं, 4 न्यूटन ईस्ट में और 3 न्यूटन वेस्ट में, तो बच्चों बॉडी पर टोटल फोर्स कितना आएगा? अभी आप फिजिक्स छोड़कर अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए। 1 न्यूटन। So 1 Newton. यस, 1 न्यूटन। मुझे तो लग रहा है मुझे आज क्लास लेने में काफी अच्छा लगेगा, है ना, आप लोगों के एक्सप्रेशंस और ये सब। तो बेटा अगर आप 4 न्यूटन ईस्ट में लगाते हैं और 3 न्यूटन वेस्ट में लगाते हैं, ये दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो ओनली 1 न्यूटन होगा। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से, आज तो मैं थोड़ा सा शायद नहीं आपके सामने आ पाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर से मैं भी आपके सामने आऊंगा, मैं भी तरीके से बैठूंगा, तो और हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। आप भी मेरे एक्सप्रेशंस देखोगे ना तो मेरा वो तमतमाता हुआ चेहरा दिख जाएगा जब आप आंसर नहीं देंगे, और फिर आप आंसर अपने आप ही मुंह से निकल आएगा आपको, अरे यार ये आदमी तो गया काम से। अभी तो आपको क्या दिख नहीं रहा मैं, और मैं कोशिश करता हूँ अभी आपको एक क्वेश्चन देने के बाद मैं भी थोड़ा अरेंजमेंट कर लूं। तो बच्चों मैं यही कह रहा था, अगर दो फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ में लग रहा है, दूसरा 10 न्यूटन साउथ में लग रहा है, तो बेटा नॉर्थ वाला 10 न्यूटन साउथ वाले 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा और बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी, हमारे फोर्स का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स जो ऐड करेंगे हम लोग वो बच्चा वेक्टर एडिशन होगा, और वो टोटली डिफरेंट होता है आपके एल्जेब्रिक एडिशन से। मैं आपको बताऊं, एल्जेब्रिक एडिशन से बिल्कुल अलग होता है, वेक्टर एडिशन के रूल अलग होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन physical quantities are divided into two parts. On the basis of direction physical quantities are categorized or divide, कुछ भी लिख लो, physical quantities are categorized in two parts. Number 1 scalar, number 2 vector. Number 1 scalar and number 2 vector. बच्चों स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो नीचे लिख लो स्केलर्स, है ना, नीचे एक छोटी सी हेडिंग बना लो स्केलर। देखो, द क्वांटिटीज दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। The quantities those have only magnitude not direction are called scalars.
स्केलर्स के एग्जाम्पल दुनिया भर के हैं, भरे पड़े हैं। मास स्केलर होता है, टाइम स्केलर होता है, लेंथ भी स्केलर होता है, और स्पीड स्केलर होती है। अब ये आसान वाले तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा और आप बता दो, स्केलर क्वांटिटीज के और एग्जाम्पल दो, बोलो। बोलो बोलो बोलो, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल बताइए बेटा, और जो मैंने बोल दिया उनको छोड़ दो, बाकी और बताइए। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस करेक्ट। और सर एरिया। टाइम। टाइम तो बेटा मैंने बोला था, और बोलो। डेंसिटी। सर एरिया। डेंसिटी, यस यस, Temperature. डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। और प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। नेक्स्ट। वर्क। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। नेक्स्ट। वर्क। यस, वर्क इज आल्सो ए Energy. स्केलर क्वांटिटी। पावर। ये तुम कहां से देखकर बोल रहे हो? यार सर, कैमरा देखकर? ऑन करने का ये तो फायदा मिलेगा मुझे। आहा, अब मजा आ रहा है आज तो। सर आज तो देखकर नहीं बोल रही सर, सेकंड डिवाइस से लॉगिन होना तो उससे अनम्यूट करके बोल रही हूँ, इसलिए नीचे देख रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा स्पीकर खराब है। चलो कोई नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा। चलो, और पर बहुत current- सारी क्वांटिटीज हैं बेटा। आप 12th क्लास में भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और डिस्कस करने वाले 2000 स्केलर, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स, ये सब 12th के हैं। 11th में अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब भी स्केलर होती हैं। जैसे विस्कोसिटी का नाम आपने सुना होगा। विस्कोसिटी सुना है आपने बेटा? हैव यू लिसन? यस सर। लिक्विड में होती है ना विस्कोसिटी। sir. इलास्टिसिटी का नाम आपने सुना होगा। Yes. सरफेस टेंशन का नाम सुना होगा। ये जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर आल्सो स्केलर्स, ये भी सब स्केलर होती हैं। तो बच्चों, इतने सारे एग्जाम्पल आप मत लिखो, स्केलर्स के कुछ एग्जाम्पल लिख लो, है ना। लिखो मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, प्रेशर, ऑल दीज आर स्केलर्स, है ना। बाकी भी कुछ लिखना चाहो तो आप लिख लो। बच्चों, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब इनमें वैल्यू होगी। जैसे हम बोलेंगे यार किसी बॉडी का मास है, तो बेटा हम लोग मास को केवल 10 kg लिखकर छोड़ देंगे, खत्म। तो 10 kg इज मैग्नीट्यूड। 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg उसका यूनिट है, और ये दोनों मिलकर मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो जैसे हमने कहा है लेंथ इज 50 मीटर, खत्म, इसका कोई यूनिट नहीं है। टाइम इज 100 सेकेंड, खत्म, तो इसका कोई यूनिट नहीं, डायरेक्शन नहीं है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वैसे एक बच्चा मुझसे कहता है, सर टाइम का तो डायरेक्शन होता है ना, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। तो बेटा ये डायरेक्शन वो वाले डायरेक्शन नहीं है, ये तो हमारे बनाए हुए हैं, ऐसे ही है ना। और अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा सा, एक फिजिकल क्वांटिटी में आप नाम ले रहा हूं जो स्केलर है, वो आपको वेक्टर लगेगा, लेकिन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है आई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मान लो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर एक डिस्कशन बनता है, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन होती है। इवन Yes, हम sir. लोग ऑल्टरनेटिंग करंट जब बात करेंगे आपसे 12th क्लास में, मैं डिस्कस करूंगा ऑल्टरनेटिंग करंट को। हैव यू लिसन द नेम ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी? Yes, sir. यस सर। Yes. बताओ Yes, एसी हम कहाँ यूज करते हैं? ऋषित, क्या हुआ, बोल नहीं रहा यार? ऋषित, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, आज आवाज बोल नहीं रहा, क्या चक्कर है? बोल रहा हूँ। बोल रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, एसी हम लोग कहाँ यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट? Sir, power distribution. और बेटा हम एसी सब जगह यूज करते हैं, हमारे घर में एसी ही आ रहा है,
सारे इक्विपमेंट्स हमारे जो चल रहे हैं, टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, फैन, एयर कंडीशनर, जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं सब ऑल्टरनेटिंग करंट से चल रहे हैं। हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। डू यू नो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? Yes, sir. Which किसे changes the ऑल्टरनेटिंग करंट हम direction. किसे बोलते हैं वत्सल? ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा किसे बोलते हैं हम? सर जो अपना डायरेक्शन चेंज कर Current which changes the direction. यस, करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों मैं पता है आपको करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट पर क्यों लेकर गया हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यार वो करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसका मतलब करंट में कहीं ना कहीं डायरेक्शन होती है, उसके बावजूद मैं करंट को स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूं, तो इट इज समथिंग डिफरेंट। तो बेटा करंट में डायरेक्शन होती है, फिर भी ये इसके वेक्टर नहीं है, क्योंकि हम इसका वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो एक वायर है, इधर देखिए डायग्राम, एक वायर है, इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है। बच्चों दूसरा वायर इसके परपेंडिकुलर है, उसमें 4 एम्पियर करंट है, और तीसरा वायर इधर गया। अब मुझे बताइए थर्ड वायर में कितना करंट आएगा? बेटा करंट तो चार्ज होता है, तो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर ऐड होकर कितना आएगा? ये 7 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पर तो मैंने वेक्टर एडिशन नहीं किया ना। बच्चों मैं आपको बता दूं, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो 3 और 4 का टोटल 5 आता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा ये चीज। वेक्टर एडिशन इज टोटली डिफरेंट। तो बच्चों यहाँ तो मैंने सिंपल स्केलर सम कर दिया, जैसे स्केलर्स को सम करते हैं वैसे सम कर दिया। 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर एडिशन के रूल नहीं लगाए। तो बच्चा, although electric current has direction but it is a scalar quantity because we cannot add current by the help of vector addition rules. Write down this sentence. ये आपसे बहुत लोग पूछने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्यों लेते हैं। लिखो, although electric current has direction but it is a scalar quantity. Although electric current has direction but it is a scalar quantity because we cannot add electric current by the help of law of vector addition. By the help of law of vector addition. सर ऐसी क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटीज नहीं बोलते भैया। ओ ज्ञानी भाई साहब, आप कहाँ से आए हो ये टेंसर नाम सुनकर? पहले तो ये बताओ। सर वीएमसी में सर ने बताया था। हेलो, मरवाएगा तू मुझे। टेंसर में अभी बताना ही नहीं चाहता बेटा, वो हाई फाई चीजें हैं, वो तो 11th 12th से भी आगे की चीजें हैं। नहीं, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं था टेंसर के बारे में। हाँ, इसीलिए बच्चों, इसीलिए मैं उन चीजों में पंगा नहीं लेता। मैं आपको बोलता ही नहीं हूँ जिनमें मैं उसको डिस्क्राइब ना कर पाऊं। तो बच्चों ऋत्विक ने पंगा ले लिया, तो आप लोग सुन लो। स्केलर और वेक्टर के अलावा बच्चा एक थर्ड और क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड टेंसर। लेकिन प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट टेंसर बिकॉज दिस इज बियॉन्ड आवर लिमिट। क्लियरली बोल रहा हूं, दिस इज बियॉन्ड आवर लिमिट। टेंसर क्वांटिटीज को आप इंजीनियरिंग में जाकर सुनोगे, और आप मेडिकल में अगर हो तो मेडिकल में कभी नहीं सुनोगे। तो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ना तो जेई में कहीं टेंसर है और ना ही अपने नीट में मेडिकल में कहीं टेंसर है, कहीं भी नहीं है। वो क्वांटिटीज कुछ अलग होती है। मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में काम आता है, लाइट में। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए टेंसर क्वांटिटी। उनमें क्या होता है, वो वेक्टर एडिशन के रूल भी फॉलो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एक और नाम आपने सुना है, मैंने बताया, स्ट्रेस।
Yes, sir. प्रेशर इज ए स्केलर बट स्ट्रेस इज ए टेंसर, उसमें भी पंगा है। तो बेटा हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाएंगे टेंसर क्वांटिटीज के, बस आप इतना सा ही इंट्रोडक्शन मानकर छोड़ दीजिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए प्योर स्केलर, ये टेंसर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी कैन नॉट ऐड इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ अलग होते हैं, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। तो बच्चा ये था स्केलर। अब लिखो वेक्टर्स। हम दो कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे, पहला स्केलर था, अब लिखो वेक्टर। देखो, द क्वांटिटीज दोज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। The quantities those have magnitude as well as direction and can be added by the help of law of vector addition. By the help of law of vector addition. तो बच्चों उनको वेक्टर एडिशन के लॉ से हम अलग से ऐड कर सकते हैं, वही वेक्टर होंगे। वरना डायरेक्शन तो टाइम में भी होती है, करंट में भी होती है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। एग्जांपल लिख लो बेटा। चलो आप ही बताना शुरू करो एग्जांपल ऑफ वेक्टर। वेलोसिटी, Velocity. वेलोसिटी, Acceleration. एक्सेलरेशन, करेक्ट। फोर्स लिखते जाओ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी ने नहीं बोला। और बस इतने से। अरे भैया बहुत सारे वेक्टर होते हैं ना, नाम याद करो। ऋषि बोल। मोमेंटम। सर वेट। बेटा वेट एक्चुअली फोर्स ही होता है, वो उसका दूसरा नाम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट बोलते हैं। सो वेट इज नॉट ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज ए फोर्स, दैट इज फोर्स। Sir, momentum. सर Yes. मोमेंटम। मोमेंटम, टॉर्क। टॉर्क, करेक्ट, टॉर्क। और बस चलिए, आपके लिए इतना काफी है। वैसे हम 12th क्लास में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज और डिस्कस करेंगे, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं आपको। एक बच्चा गायब हो गया ना, यहां से मुझे क्लियर दिखाई देगा अब। ऋषित कहाँ गया? आ गया। क्या हुआ ऋषित? नेटवर्क इशू? हाँ, तुम्हारी आवाज भी बहुत कम आ रही है। तो मैं बात कर रहा था ऋषित, अभी बोला नहीं मैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है पर आपको नहीं लगेगा वो वेक्टर है, दैट इज एरिया। बच्चों एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस। अब बात आती है, अगर एरिया वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप में से कोई बता रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? भाई एक फील्ड, एक मैंने आपको फ्लोर दे दिया, फ्लोर है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे दिए। लेंथ 10 मीटर है और ब्रेड्थ उसका जो है 5 मीटर है, तो एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 मीटर हो गया, 50 मीटर स्क्वायर। बट इट हैज डायरेक्शन। कौन बता रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सर डायगोनल। नो। Sir, normal. ये आवाज कौन है? ऋषित ने बोला। नहीं सर, मैंने ऋत्विक कोशिश। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये ऋषित की सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं ये।
नमस्ते सर। नमस्ते बच्चा, नमस्ते। कैसे हो? अच्छी हो सर, आप कैसे? अच्छे। मैं बहुत अच्छा, पर अभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। अभी है ना। चलो, नहीं, वेरी गुड बेटा, लगे रहो है। अब ऑफ ड्यूटी हो आजकल है। चलो बेटा, तो मैं बात कर रहा था एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन नॉर्मल बोली, वेरी गुड बच्चों। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और ये बच्चा 11th में काम नहीं आएगा, 12th में जबरदस्त काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। राइट डाउन, लिखो, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी direction of area vector is perpendicular to surface, direction of area vector is perpendicular to surface. तो बच्चों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आपका अगर फ्लोर हॉरिजॉन्टल है, सपोज हमारा फ्लोर हॉरिजॉन्टल है, तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकल आएगा, वर्टिकल, फ्लोर के परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, इन 12th क्लास। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां ये सब डिस्कस करेंगे, तो वहां एरिया वेक्टर बहुत काम आता है। तो बच्चों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। फ्लोर हॉरिजॉन्टल है तो एरिया वेक्टर वर्टिकल होगा। जैसे हमारी वॉल है, वॉल वर्टिकल होती है ना बेटा, दीवारें, तो उसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा। तो अभी काम नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। अब लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपके लिए 11th क्लास में ये नया होता है वेक्टर, इसलिए बहुत सीरियसली लेना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बेटा जब भी आपको हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा। तो हम है ना किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे बनाते हैं, एक लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उसमें एरो लगा देते हैं बेटा। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ आएगा ना, वो तो मैग्नीट्यूड होगा। सपोज करो मैं एक स्मॉल स्क्वायर, ये जो स्मॉल स्क्वायर है, इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड बोल देता हूं। तो बच्चों ये लाइन कितने स्क्वायर कवर कर रही है, कितनी लेंथ कवर कर रही है? 3। तो अगर ये 3 कवर कर रही है, और मैंने बोला एक स्क्वायर का लेंथ जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, सपोज इट इज ए वेलोसिटी, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर्स के इक्वल यानी कि 15 हो जाएगा। हमें पहले से स्केल बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई स्केल हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये 15 हो गया। वन मोर थिंग, मुझे है ना डायग्राम बनाने से पहले एक चीज और बतानी थी बेटा। वेक्टर क्वांटिटीज को हम है ना जब लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं लिखते जैसे हम लिखते हैं ना, करंट को I लिख दिया और लेंथ को L लिख दिया, मास को M लिख दिया। वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो वेक्टर के ऊपर एक ऐसे एरो बनाते हैं, तो ये सिंबल होता है वेक्टर का, ये पता लग जाता है भैया ये वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं हम। तो वेलोसिटी वेक्टर आप लिखोगे तो V के ऊपर एरो बनाओगे, एक्सेलरेशन लिखोगे तो A के ऊपर एरो बनाओगे। बच्चों एरो बनाना जरूरी है। फोर्स है तो फोर्स के ऊपर एरो बनाओगे ऐसे। मोमेंटम है, मोमेंटम को P लिखते हैं तो P के ऊपर एरो बनाओगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, तो उनके ऊपर एरो बनाना जरूरी है। सपोज मैं आपसे कहता हूं, ये देखो, अब डायग्राम पर वापस शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरा वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, बट दिस इज इनकम्प्लीट, इसमें कुछ कमी है। वो कमी बताइए क्या है? सर डायरेक्शन की कमी। अभी डायरेक्शन की कमी है, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा। तो बच्चों डायरेक्शन कैसे लिखूं?
कैसे लिखूं डायरेक्शन? डायरेक्शन को लिखते कैसे? तो डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया होगा ना कि सपोज वेलोसिटी इज ड्यू ईस्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्यू ईस्ट। अगर वेलोसिटी नॉर्थ में हुआ तो लिखूंगा नॉर्थ। सपोज एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, a force is acting on a body एक मिनट, a force of 20 Newton is acting on a body due north। बच्चों 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं कि यार हम डायग्राम बनाने के लिए कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिसाइड करेंगे ना, तो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्या हम इस वाली डायरेक्शन को हमेशा ईस्ट बोलेंगे? ईस्ट। हम बेटा ये हम अपना एक नोटेशन बना रहे हैं, ये मान लीजिए एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम अपना। तो जब भी आपको डायग्राम बनाना हो ईस्ट को आप टुवर्ड्स लेफ्ट ले लेना। तो बेटा अगर ईस्ट अगर लेफ्ट में हुआ तो ये कंफर्म है वेस्ट इधर होगा। ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट होते हैं ना बेटा, तो वेस्ट इधर हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया। अब बेटा नॉर्थ किधर आएगा? नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के परपेंडिकुलर होता है ना? यस सर। आप बताइए नॉर्थ मुझे इधर लेना चाहिए या नॉर्थ मुझे इधर लेना चाहिए? इनमें से कौन सा नॉर्थ चाहिए? सर ऊपर वाला। फर्स्ट वाला। अच्छा कैसे पता लगा फर्स्ट वाला सही है बेटा? सर क्योंकि नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है हमेशा। यस नॉर्थ सर। के लेफ्ट में ईस्ट होता है, करेक्ट। जब हम अपना फेस नॉर्थ की तरफ रखते हैं तो हमारा राइट हैंड टुवर्ड्स ईस्ट होता है और हमारा लेफ्ट हैंड टुवर्ड वेस्ट होता है, करेक्ट। यही याद रखना है आपको। और ये नीचे हो जाएगा साउथ। बच्चों आपको कई बार इनका भी सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ और ईस्ट को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं शॉर्ट में। नॉर्थ और वेस्ट को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं और साउथ और ईस्ट को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। बच्चों मेरे एग्जाम्पल में मुझे एक फोर्स बनाना है 20 न्यूटन का जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। तो ये फोर्स कैसे बनेगा? ये फोर्स ऐसे बनेगा, देखो हमें जो एरो बनाना है वो नॉर्थ की तरफ बनाना पड़ेगा। अपन ने नॉर्थ इधर लिया है ना, तो ऊपर एरो बना दो। बच्चों ये लेंथ कितनी लूं मैं? ये मुझे इस लाइन की लेंथ कितनी लेनी चाहिए? हाउ कैन आई डिसाइड किया 20 न्यूटन का इतना बड़ा लेंथ लेना सही रहेगा? ऋषित तुम्हारी साउंड बहुत कम आ रही है बच्चा, थोड़ा सा लाउड बोलो या फिर माइक को पास में ले लो। नहीं, हाँ फिर से बोलो। सर वो एक स्क्वायर बॉक्स की लेंथ को हम 10। ऋषित अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा मैं तो सिंगल स्क्वायर की लेंथ को ही 20 मानूंगा और इसको 20 लिख देता हूँ 20 न्यूटन, तो क्या वो स्टूडेंट गलत हो जाएगा? नो सर। नो सर। नो, इसका मतलब ये हुआ हम कितना भी लेंथ बनाकर उसके बाजू में 20 लिख दे चलेगा। अगर मैं इतना बड़ा लेंथ बनाकर इसके बाजू में 20 न्यूटन लिख दूं ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आप छोटा लेंथ बनाते तो भी चलता। यानी कि लेंथ का इंपॉर्टेंस तब होगा जब हम दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे होंगे। एक सिंगल वेक्टर का लेंथ आप कितना भी बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेन एग्जाम्पल अब आने वाला है, इस पर ध्यान दो। मैंने आपसे कहा टू फोर्सेस आर एक्टिंग, मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा।
two forces are acting on a body. Okay. पहला फोर्स है F1. It is 10 Newton due north. And second force is F2. It is 20 Newton due east. और अब मैं आपसे कहता हूं कि इस बॉडी का डायग्राम बनाइए, फोर्सेस को डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहले आप बना लो, फिर आप मुझसे मैच कराना। और बड़ा तेरा डन बड़ी जल्दी हो जाता है। हो गया। चल कॉपी दिखा ऋत्विक, कैमरे के सामने। बेटा थोड़ा जल्दी डन हो गया, इसको थोड़ा फेयर कर, बड़ा रफ लग रहा है। एक गलती है ना, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन कैसे पता लगेगा? सर वो कैमरा में अपोजिट दिख रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 20 न्यूटन। एक छोटी सी प्रॉब्लम है ऋत्विक, अभी बताता हूँ बेटा। हाँ ऋषित दिखा। देखो ऋषित का डायग्राम देखो, बहुत नीट एंड क्लीन है। इसके डायग्राम में एक आपको बहुत स्पेशल चीज दिखाई देगी। इसने जो ईस्ट वाला फोर्स बनाया है F2, वो लंबा बनाया है, और नॉर्थ वाला जो बनाया है वो थोड़ा शॉर्ट बनाया है। बच्चों यही है वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थैंक यू बेटा ऋषित। कि है ना, इसमें क्या करना है आपको, मेन जो अपना टारगेट है वो है लेंथ। बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर क्या बोला था, जब सिंगल वेक्टर आप एक डायग्राम में बना रहे हैं तो 20 न्यूटन आप कितना भी लंबा ले लो, आप चाहें तो 20 न्यूटन इतना बना दो तो भी वो सही है, और अगर आप 20 न्यूटन को ये बनाएंगे तो भी सही है, और 20 न्यूटन को इतना लंबा कर देंगे तो भी सही है। बेटा एक सिंगल वेक्टर डायग्राम में हम बनाते हैं तो कितना भी लेंथ ले लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चा जब हम दो वेक्टर एक साथ बना रहे हैं, ऋत्विक, वशिष्ठ, थोड़ा सा हाँ और एक्टिव रहो यार, ऐसा लग रहा है थोड़ा रात को लेट सोए हो। तो बच्चा लैंप जला रखा है ना ताकि फोकस मोड पे, इसलिए। ठीक है, पर तुम सबको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और तुम्हें मुझे भी देखकर अच्छा लगेगा, थोड़ा दुरुस्त तंदुरुस्त पर्सन को देखकर। ठीक है, तो बच्चा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हमारा जो पहला फोर्स है वो है नॉर्थ की तरफ, F1 है ड्यू नॉर्थ। तो आपको एक एरो बनाना है जो नॉर्थ में बनाएगा। ये एरो बन गया, इधर F1 लिख दो, इधर लिख दो F1, और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन लिख दो। अब बच्चों मैंने ना 10 न्यूटन को एक पर्टिकुलर लेंथ दे दी, मैंने सोचा ही नहीं मैं कितना बड़ा बनाऊं। लेकिन बच्चों F1 बनाने के बाद जब मैं F2 बनाऊंगा ना, तो बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल। कैसे? दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा F2 है वो ईस्ट में आना चाहिए, तो दूसरा वेक्टर जो मैं बनाऊंगा वो मेरा ईस्ट में आएगा। चलो बना दिया, ईस्ट में F2 लिख दिया, और यहां पर 20 न्यूटन लिख दिया। बच्चों टेक्निकली ये डायग्राम रॉन्ग है मैंने जो बनाया है, क्योंकि मैंने जितनी लेंथ 10 न्यूटन का लिया उतना ही लेंथ 20 न्यूटन का ले लिया। बच्चों कोई भी टीचर इस चीज को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना सब्जेक्ट को, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो बच्चों गलती क्या है, ऋषित का डायग्राम अपन ने देखा, गलती ये है कि भैया दूसरा वेक्टर जो है F2 वो पहले वेक्टर से डबल है, 20 न्यूटन 10 न्यूटन का डबल होता है। तो बच्चों लेंथ भी आपको डबल लेनी पड़ेगी, यू डोंट हैव चॉइस, आपके पास चॉइस नहीं है। नाउ राइट इट F2 और नीचे 20 लिखा है, दैट इज करेक्ट। तो बच्चों एक सिंगल वेक्टर जब आप डायग्राम में बनाते हैं तो आप उसकी लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन जब दो वेक्टर एक साथ डायग्राम में बना रहे हैं तो आपको लेंथ और डायरेक्शन दोनों बहुत सोच समझ कर लेनी है। अगर 10 न्यूटन आपने फिक्स कर दिया तो 20 को डबल बनाना है, और पहले 20 बना देते तो 10 को उसका आधा बनाना था, हाफ बनाना था। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो फिर मुझसे एक चीज और सीखो। अब देखो आपको एक और नई चीज दिखाता हूं, एक और एग्जांपल।
Uh, A force of 20 Newton is acting on a body due east, and body is moving with velocity 10 meter per second ड्यू नॉर्थ। बच्चों एक बॉडी है वो नॉर्थ में जा रही है, उसकी वेलोसिटी है नॉर्थ में, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है वो ईस्ट में है। फोर्स 20 है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इनका डायग्राम बनाओ। बल्कि है ना, मैं डायग्राम बनाकर आपको देता हूं, आपसे पूछूंगा विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला डायग्राम, वो गलत लिख दिया मैंने, वेलोसिटी नॉर्थ में है ना, तो इधर v लिखना है और 20 न्यूटन का फोर्स है, इधर F लिखना है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसको कॉपी करना था मुझे। थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा इन चीजों में। अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे तो टाइम लगेगा, और एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखोगे तो टाइम नहीं लगता। बच्चों मैं जब भी आपको ऑप्शन दूंगा ना, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा फिक्स होता है, और ये ऑप्शन बहुत सारे बच्चों को पसंद भी आता है। हिंदी आती है? यस सर। क्या लिखा है मैंने? यस सर। नहीं आता। नहीं आता। याद रखो, मैं जब भी ऑप्शन दूंगा मेरा फोर्थ ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है जो बैक बेंचर्स होते हैं, तो उनका फिक्स है। 3 नहीं बताओगे तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट बच्चों इन 3 ऑप्शन में से बताइए विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू ईस्ट एंड बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। तो डायरेक्शन में तो मैंने गलती नहीं की, तीनों ऑप्शन में मैंने वेलोसिटी को नॉर्थ में शो किया और फोर्स को ईस्ट में शो किया है, तो मेरा डायरेक्शन तो गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? सेकंड। सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड सर। ओके, ऋषित इज सेइंग सेकंड। और लोग बोलो। ऋत्विक यार थोड़ा एक्टिव। ओके, श्रेया इज सेइंग सेकंड। ओके सर मैंने भी सेकंड बोला। अच्छा ऋत्विक तुमने सेकंड बोला था। ओके बेटा। सर सेकंड। मेधा इज सेकंड। सर सेकंड। वत्सल इज सेकंड। ओके। अरे यार ऐसा मत किया करो कि एक बच्चे ने कुछ बोला तो कॉपी मत करो यार, कुछ अपना भी तो व्यू रखो, कुछ चेंज भी तो करो। या आपको लग रहा है कि 100% कॉन्फिडेंस सेकंड आएगा? अविका गई, नेटवर्क रेशियो, चलो आ जाएगी। और सर मुझे नहीं, फर्स्ट लग रहा है। तुम्हें फर्स्ट लग रहा है? कुछ Yes, चेंज sir. करना था इसलिए चेंज कर दिया, या कुछ सोचकर चेंज किया है? सर कुछ सोचकर चेंज किया है। सर मेरे को भी अच्छा, लगता एक मिनट फर्स्ट रुको, है, पर मेरे को रीजन पूरा आ नहीं रहा है। मेरे को लगता फर्स्ट ही अच्छा है। दिव्यांका बताएगी। दिव्यांका व्हाई फर्स्ट इज करेक्ट और सर सेकंड क्योंकि इज रॉन्ग? फोर्स और वेलोसिटी तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो शायद वो कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए लेंथ में चेंज करना जरूरी नहीं है। अरे वाह,
कुछ भी कहो दिव्यंका, तुमने आंसर तो इतना अच्छा दिया है जो मैं बोलने वाला था। लॉजिक तुमने बहुत सही दिया, लेकिन बेटा उस लॉजिक से फिर सेकंड क्यों रॉन्ग हो गया? जब हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, देन व्हाई सेकंड इज रॉन्ग? अल्टीमेट सेंटेंस बोला है इस लड़की ने, इसीलिए तीनों सही हैं। बच्चों, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की लेंथ को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप तीनों डायग्राम में कोई भी बना दो चलेगा, तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। और ये अल्टीमेट एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत कम मिलेगा आपको। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो बेटा 20 न्यूटन और 10 मीटर पर सेकंड में हम नहीं बोल सकते विच वन इज लार्जर। अरे कैसे कंपेयर करेंगे भैया? एक न्यूटन है, दूसरा मीटर पर सेकंड है। और अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते तो बेटा फिर आप कितना भी लेंथ बना दो, सब चलेगा। तो ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, केवल एक ही गलत है, चौथा। लेकिन कुछ बच्चों को चौथा भी सही लग रहा होगा। चलो बेटा, रिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट वाली बात और बता दूं। ये बना लिया हो तो मुझे परमिशन दो आगे जाने की। यस सर, डन। बना लिया। Yes, sir, done. Yes, sir, done. वन मोर थिंग, एक और एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यार ये कौन सी डायरेक्शन होती है? इसे ड्रॉ करके बताइए। चलिए, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को कैसे ड्रॉ करोगे? मतलब एक नया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। नॉर्थ ऑफ ईस्ट को ड्रॉ कैसे करेंगे? मेधा क्या हुआ? कैमरा मेधा सर डन। बना लिया सर। बना लिया? ये लड़की कहाँ गई कैमरा ऑन करके? क्या सर? मेधा कहाँ है? इधर ही है सर क्लास में तो। क्लास में है, बोल नहीं रही। चलो दिखाओ किसने बनाया। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अरे वाह, ये 30 इधर से 60 उधर से, वेरी गुड। ठीक है, ऋत्विक का सही है और ऋषित का सही है। और ये 30 डिग्री, ये ऋत्विक वशिष्ठ इज आल्सो करेक्ट। वेरी गुड बेटा, आप लोगों को आता है, इट इज गुड। जिनको नहीं आता मैं सिखा दूंगा। वत्सल नहीं आता बच्चा? तूने दिखाया? मैंने दिखा ही नहीं यार। थोड़ा पास ला, एंगल नहीं दिख रहा। ओके, एंगल तुमने लिखा ही नहीं ना, एंगल लिखो। नॉर्थ ईस्ट नहीं वत्सल, इट इज रॉन्ग बच्चा। नॉर्थ ईस्ट इज डिफरेंट, इट इज रॉन्ग। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री होता है। मैंने बोला था ना, बाइसेक्टर होता है। नॉर्थ ईस्ट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये एंगल 45 होगा। इधर देखो, मैं डायग्राम में कुछ दिखा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में ये एंगल 45 होना मस्ट है, जरूरी है। ये सारे एंगल 45 है बेटा, ये भी 45 है। This angle is also 45, this angle is also 45. ये सारे एंगल 45 है, इसे नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते। नॉर्थ ऑफ ईस्ट डिफरेंट है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पहले आप है ना 4 डायरेक्शन बना लीजिए। ऐसा करते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। बच्चों, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि हमें ईस्ट से 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ जाना है। ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ जाना है मुझे।
तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाइए लाइक दिस। ये एंगल 30 आएगा और हमारा मैग्नीट्यूड 10 है, इधर 10 लिख दो। तो बच्चों नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। सो मैंने एंगल तो लिखा था पर फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट भी लिख दिया। वो मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा तो उसे करेक्ट कर लो। नॉर्थ ईस्ट तो तभी लिखते हैं जब 45 डिग्री एंगल होता है। सर मैंने बनाया है। एक्चुअली ना वो मेरा पेज अनरिस्पॉन्सिव हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा था, बट फिर आपकी आवाज आई और फिर वो खुद ही सब गायब हो गया, फिर मुझे वापस ज्वाइन करना पड़ा। मेरी आवाज इतनी गंदी है, सब गायब हो गया? नहीं सर, मतलब वो पूरा पेज जूम का जो मीटिंग था वो मतलब। आर यू गोइंग टू ट्रेवल? है बेटा? यस सर। आर यू गोइंग टू ट्रेवल? नो सर, नॉट नहीं, नाउ। चलो No. बाद में बात करेंगे। ओके। सर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? मिसप्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है भैया, मिसप्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। बेटा डिस्प्लेसमेंट को है ना, कुछ लोग एस लिखते हैं, कुछ लोग डी लिखते हैं, ऐसा कोई फिक्स सिंबल नहीं है। तुम्हारा नाम है ऋत्विक, तुम आर भी लिख सकते हो, चलेगा, है ना। मैं संजय हूं तो मेरा एस चलेगा, दिव्यंका डी लिख सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है बेटा, है ना। फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका सिंबल हम चेंज नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स में एक कांस्टेंट तो आपने मुझसे पढ़ाई है, कैपिटल जी। एक गैस कांस्टेंट होता है ना, और भी यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो यूनिवर्सल सिंबल्स जो होते हैं उनके सिंबल हम चेंज नहीं करते यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के। बाकी कोई जरूरी नहीं है। अरे ये कोई जरूरी थोड़ी ना है तुम फोर्स को एफ लिखो, मैं तो नहीं लिखता, मैं तो फोर्स को एस लिखूंगा, मेरी मर्जी, मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है। मैं अग्रवाल हूं, मैं तो ए लिखूंगा भाई। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। बट दिस क्या बोलते हैं, डिस्कशन इज नॉट रिलेटेड टू आवर चैप्टर वेक्टर, इसलिए इसको अभी छोड़ दो। तो डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दो क्योंकि डी से स्टार्ट होता है ना। तो बच्चों नॉर्थ ऑफ ईस्ट समझ में आ गया। एक और फटाफट बना दो। ये बनाओ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, बट डायरेक्शन बना दो, मैग्नीट्यूड छोड़ो। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ को ड्रॉ करो। 10 मीटर ले लो मैग्नीट्यूड, चलेगा 10 मीटर अगर आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मुझे डायरेक्शन चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ दिखा। ये कैमरे का ये फायदा तो है। हाँ ओके बेटा, करेक्ट करेक्ट, ऋषित करेक्ट, ऋत्विक करेक्ट, हटा लो आप दोनों। दिखाओ 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 दिखाओ। बहुत ज्यादा लाइट है अभी का। ठीक ठीक है, मुझे दिखा दिखा दिखा। इट्स ओके बेटा, इट्स गुड, करेक्ट है। 30 डिग्री देखना है बस, आपने कहां से लिखा। करेक्ट बच्चा, करेक्ट। यस श्रेया, इट इज करेक्ट। वशिष्ठ, यस करेक्ट वशिष्ठ, ओके बेटा। दिव्यंका थोड़ा पास बेटा, इधर 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 कैमरे के आगे करना, कांगो मारी है। अब दिख गया मुझे। एरो लगाओ दिव्यंका, एरो लगाना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। अगर आपने ये वाला एरो मिस किया है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एरो अगर आपने नहीं लगाया तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है। मैं नीचे भी तो एरो लगा सकता हूं, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी बच्चा। तो मैं ना इसी डायग्राम में आपको दिखा दूं, 30 डिग्री इधर बनेगा बच्चा, दिस इज 30 डिग्री
वेस्ट ऑफ साउथ। तो आप लोगों ने सभी ने सही दिखाया, इट इज गुड। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। अरे रुको, एक चीज रह गई, ये है ना, अगर मान लो मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो उसको कैसे करते हैं? सपोज है ना, मुझे एक वेक्टर का एक फोर्स है, मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखनी। तो हम क्या करते हैं, फोर्स के आजू बाजू 2 डंडे लगा देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसके बाद आप 20 न्यूटन लिखकर छोड़ दो, चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लिखना, बिकॉज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, this is magnitude of displacement, this is magnitude of velocity, this is magnitude of acceleration। तो जब आप only magnitude लिखेंगे तो आजू बाजू 2 डंडे लगा देना, वर्टिकल बार। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। बस इतनी सी बात बोलनी थी मुझे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, नंबर 1 इक्वल वेक्टर। बच्चों 2 फोर्स हैं, F1 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, F2 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। आर दे इक्वल वेक्टर्स? No, sir. No, because Sir, because direction is not same. correct. 2 vectors are called equal vectors if they have same magnitude and same direction। लिख लो, लिखो, 2 vectors are called equal vectors if they have same magnitude and same direction। तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने जरूरी है भैया, तभी वो इक्वल वेक्टर होंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो आप F1 और F2 को ऐसे नहीं लिख सकते, यू कांट राइट लाइक दिस। 2 वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन तभी आएगा जब उनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है, बट यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे चलेगा। ये बता रहा है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड इक्वल है ना बेटा, F1 और F2 दोनों का 10 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड के बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हो, लेकिन वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन नहीं लगा सकते आप। दिस इज रॉन्ग। सेकंड एग्जांपल, एक बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ड्यू ईस्ट। आर दे इक्वल वेक्टर्स? No, sir. Why? Yes, sir. Sir, because they are different quantities. Correct. Both of different Yes. quantities. ये तो दोनों क्वांटिटीज ही Compare them डिफरेंट है because बेटा। they- हाँ, मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो डायरेक्शन सेम होने से क्या होता है? तो यहाँ पर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। V is not equals to D, तो हम इक्वल नहीं लिख सकते। इवन हम इनके मैग्नीट्यूड को भी इक्वल नहीं लिख सकते ना, हम तो इनके मैग्नीट्यूड को भी इक्वल थोड़ी ना बोल सकते। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि वो भी 10 है वो भी 10 है। इज इट करेक्ट? No, sir. व्हाई? No, sir. No, sir. Because the units quantity. अलग है। एक मिनट, अभी का बोल, एक मिनट बेटा अभी का बोलो। सर यूनिट्स अलग है, एक है मीटर पर सेकेंड और एक दूसरा है मीटर। हाँ, मैग्नीट्यूड केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट, ये पूरा मैग्नीट्यूड होता है बेटा। दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दे हैव डिफरेंट यूनिट्स, सो दे डोंट हैव सेम मैग्नीट्यूड। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है।
तो ना तो डायरेक्शन वेक्टर भी इक्वल नहीं बोल सकते, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं बोल सकते। यस तो बच्चों दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। नंबर 2, अपोजिट वेक्टर्स Same magnitude, different direction. Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन। बेटा अपोजिट वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। तो अभी अभी इसने बोला, वो आप कॉपी कर लो, 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। Two vectors are called opposite vectors if they have same magnitude but opposite in direction. बच्चों मैंने है ना डायरेक्शन डिफरेंट नहीं बोला, डायरेक्शन अपोजिट बोला है। डिफरेंट में तो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होना जरूरी है। अपोजिट का मतलब अगर फर्स्ट वेक्टर ईस्ट में है तो सेकंड वेक्टर वेस्ट में होना जरूरी है। सपोज वेक्टर ए जो है ये 10 मीटर ईस्ट है और वेक्टर बी जो है बेटा that is also 10 but due west. Now we can say vector B is equals to minus A. तो बेटा मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसलिए इक्वल का साइन आया। और जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो पहला वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर ए को आप पॉजिटिव बोलेंगे तो बी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप ए को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं तो बी पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। अब ये कौन डिसाइड करेगा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव? बेटा फिर से सुनिएगा, मैंने बोला इफ ए इज पॉजिटिव देन बी इज नेगेटिव, बट इफ ए इज नेगेटिव देन बी इज पॉजिटिव। तो ये कौन डिसाइड करेगा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर उनकी डायरेक्शन कहाँ है सर? डायरेक्शन मैंने ईस्ट दिया ना, बताओ ईस्ट को मैं पॉजिटिव मानता हूँ या नेगेटिव मानूं? मतलब अगर यहाँ है तो नेगेटिव मानेंगे सर। क्यों नेगेटिव क्यों मानूंगा? मान लो दूसरे बच्चे, मान लो वत्सल कहता है सर मैं पॉजिटिव लूंगा ए को, और आप बोलते हैं सर मैं नेगेटिव लूंगा, तो आप दोनों में से कौन सही है बताओ? सर लेकिन बात तो एक ही होगी ना, दे आर नेगेटिव ऑफ दोनों ही सेम है। सर हम कुछ भी ले सकते हैं आई थिंक। हाँ बात सही है। यस यस सर, हम ये ही भी सुनना चाह रहा था कि अगर वत्सल बोलता है ए पॉजिटिव है और ऋषित बोलता है ए नेगेटिव है, तो बच्चों दोनों ही सही हैं, क्योंकि डायरेक्शन जब हम चूज करते हैं तो हम अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। मैं ईस्ट को पॉजिटिव मान सकता हूं तो वेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं वेस्ट को पॉजिटिव मानता हूं तो ईस्ट नेगेटिव हो जाएगा। बच्चा ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ये हमारा खुद का प्रेजेंटेशन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ अगर क्वेश्चन में कोई हिंट दिया है कि भैया ईस्ट को पॉजिटिव लेना है तो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया तो हम ईस्ट को प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, दिस इज आवर चॉइस। लेकिन बच्चों एक हैबिट बना रखी है हमने, क्या? अक्सर इधर वाला हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं ना, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, इधर प्लस वाई होता है और नीचे माइनस वाई होता है। तो बच्चों चूंकि इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम अक्सर ईस्ट को पॉजिटिव और वेस्ट को नेगेटिव मान लेते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग ईस्ट को इधर लेते हैं और ये डायरेक्शन प्लस एक्स होता है, प्लस एक्स, इसलिए हम जनरली ईस्ट को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं और वेस्ट नेगेटिव हो जाता है।
बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। तो बच्चों इतना पक्का है, बी और ए अपोजिट है, इसलिए अगर ए प्लस हुआ तो बी माइनस आएगा पक्का। यस सर। अभी और भी है थर्ड, ये डायग्राम तो मैं मिटा देता हूं, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने बेटा। नंबर 3 परपेंडिकुलर वेक्टर। ये तो नाम ही बता रहा है यार इसका तो नाम ही बता रहा है। दो वेक्टर अगर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। लिख लो, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, if angle between two vectors is 90 degree or if they are perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other are called perpendicular vectors. बच्चों इनमें सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का होना भी जरूरी नहीं है। सपोज ये वाला जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना, कहाँ गया भैया, ये वाला एग्जांपल F1 F2 नहीं, हाँ ये वाला एग्जांपल जो था हमारा, इसमें देखो फोर्स जो है वो ईस्ट में है और वेलोसिटी नॉर्थ में है। तो बच्चों फोर्स और वेलोसिटी आर नॉट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी बट दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स बिकॉज इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो यहाँ पर हम फोर्स और वेलोसिटी को बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेंगे बिकॉज दे हैव 90 डिग्री एंगल, एक ईस्ट में है एक नॉर्थ में है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पर सपोज हमारा वेक्टर ए जो है वो 10 मीटर है वेस्ट में और वेक्टर बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है साउथ, ड्यू साउथ। तो बेटा ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी जो है वो हमारा वेलोसिटी हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू, बेटा परपेंडिकुलर का ये सिंबल लिखते हैं बीच में है ना, ऐसे ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अभी इनमें मैथमेटिकल रिलेशन हम नहीं बता पा रहे, इनमें मैथमेटिकल रिलेशन नहीं होता कोई भी। नंबर 4 कोप्लेनर वेक्टर्स। चलिए आप में से कोई डिफाइन कीजिए बच्चों, बस मैं 1-2 मिनट और पढ़ाऊंगा। हाँ मैं 1-2 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लेकिन आज असाइनमेंट रह गया और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, मैं भी भूल गया। सर मैं स्टार्टिंग में बोलने वाली थी लेकिन आपने पढ़ाना चालू कर दिया था, इसलिए फिर मैंने सोचा था कि लास्ट में याद दिला दूंगी। और लास्ट में भूल गई? सर नहीं याद था ना, अभी लेक्चर खत्म का हुआ था, अभी तो आप पढ़ा ही रहे हो। लड़की 9:45 बज गए, और कितना पढ़ाऊंगा? मेरा तो नेक्स्ट मैंने लेक्चर टाइम नहीं देखा ना, तो टाइम नहीं देखा मैंने। अरे सुनो, मुझे है ना नेक्स्ट लेक्चर में आते ही याद दिला देना, असाइनमेंट ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, फिर हम भूल जाते हैं। आज तो नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आते ही याद दिलाना, पहले वो करेंगे फिर पढ़ेंगे। बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स कोई बता रहा है आप में से, कोई बोल रहा था? सर वेक्टर्स व्हिच लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। सेम प्लेन का मतलब ऋत्विक थोड़ा और एलैबोरेट करो बेटा, एग्जांपल दे दे, कोई एग्जांपल दे दे। सर पेन से दिखा दूं, हाथ में भी वही है। सर जैसे दो वेक्टर है, तो ये इस पीछे वाले प्लेन पे लाई कर रहे हैं जहाँ पे मेरा हैंड है। ऋत्विक ये तो और भी कोई, ये दोनों वेक्टर में किसी और भी प्लेन में लाई कर सकता हूँ, फिर क्या होगा? हाँ तो सर कर सकते हैं ना, अगर ऐसे हो गए तो इस वाले प्लेन में लाई करेंगे। नहीं ऋत्विक, छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा आपसे। आप प्लेन तो अच्छे से दिखाया आपने, पर एक्चुअली हम दो वेक्टर से कभी कोप्लेनर वेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमें कोप्लेनर वेक्टर डिफाइन करने हैं तो मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई इन ए पर्टिकुलर प्लेन। 2 वेक्टर किसी ना किसी प्लेन में तो लाई करेंगे, तो बेटा वो तो हमेशा ही कोप्लेनर हो गए फिर। यस सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफाइन कोप्लेनर वेक्टर्स वी नीड एटलीस्ट 3 वेक्टर्स। तो आज हम इसे डिस्कस नहीं करते,
नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट करके लाइएगा। आज मुझे अच्छा लगा, आप देखिए आज डांट वाट नहीं पड़ी, और इसी तरह से आप रेडी होकर बैठिएगा, अपने इक्विपमेंट्स, अपनी पोजीशन, सब कुछ, है ना। चलिए, और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात, आज पहला लेक्चर है इस वीक का, तो बी रेडी संडे के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो टेस्ट में वेक्टर तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन पूरा मैथमेटिकल टूल और यूनिट एंड डायमेंशन कंबाइंड आएगा। संडे को है ना? हाँ, संडे को होगा। टाइम ड्यूरेशन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक रखूंगा, आप कभी भी दे देना। यूनिट एंड डायमेंशन एंड मैथमेटिकल टूल कंप्लीट। टिल देन, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके Thank you, sir. Bye, sir. ओके सर, बाय सर।